गरीब गर्भवती माँ। रोमा रायपुर के एक गांव में अपने पति राहुल के साथ रहती थी। राहुल हमेशा रोमा पर नाराज रहता था और छोटी छोटी बातों पर भी उस पे चीखते और चिल्लाते रहता था। रोमा बड़ी ही सीधी साधी स्वभाव की थी और उसको अपने पति के उखड़े व्यवहार का कारण बिल्कुल समझ नहीं आता था। रोमा, रोमा, तुमने मेरी अलमारी खोली? जी, दरअसल मैं आपकी शर्ट निकाल रही थी प्रेस करने के लिए। मैंने बोला था क्या तुझे? पहले मुझे बताया कर, या फिर पूछ नहीं सकती थी तू? जी, मैं तो बस। चुप हो जा मनहूस औरत, कभी मुझे सुकून से नहीं रहने देती। रोमा को राहुल की बातों पर बहुत दुख होता था। इस बार भी वो रोते हुए रसोई घर में चली गई। कई महीनों तक इसी तरह झगड़े होते होते एक दिन रोमा को पता चला कि राहुल का किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है और राहुल हमेशा के लिए रोमा को छोड़कर चला जाता है। रोमा कमरे में रो रही थी। तभी अचानक वो बीमार हो गई और उसको उल्टियां होने लगी। रोमा डॉक्टर के पास जाती है और अपना चेकअप करवाती है। डॉक्टर, क्या हुआ था मुझे? खुशखबरी है आपके लिए। मतलब क्या खुशखबरी है? आप पेट से हैं, मुबारक हो, माँ बनने वाली हो आप। रोमा को ये खबर सुनकर पहले तो खुशी हुई, लेकिन फिर वो रोने लगती है। हे भगवान, ये कैसा खेल है आपका? मेरा पति तो मुझे छोड़ गया, कोई और है भी नहीं मेरे पास, मेरी बूढ़ी बीमार माँ के अलावा। मुझे शक्ति दीजिए भगवान कि मैं हर मुश्किल पार करके एक अच्छी माँ बन सकूं। इसके बाद रोमा घर जाकर अपनी माँ को ये खुशखबरी देती है। माँ, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो तुझे। जमाई बाबू कहाँ है? माँ, वो असल में। अरे अरे, रोने क्यों लगी तू? छोटा मोटा झगड़ा हुआ है क्या? कोई बात नहीं, झगड़ा खत्म हो जाएगा खुशखबरी सुनते ही। काश ऐसा हो पाता माँ, लेकिन वो तो मुझे छोड़कर जा चुके हैं। उनके जीवन में कोई और औरत है माँ। मेरे बच्चे का बाप तो अब किसी और औरत के साथ है। ये सुनकर रोमा की माँ उसे गले लगाकर रोने लगती है। माँ, मैं क्या करूं? मैं अगर आराम करने लगी तो अपना घर कैसे चलाऊंगी मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अजीब सी बेचैनी है और डर भी लग रहा है। फिक्र मत कर, हम गरीब हैं, लेकिन तू तो पढ़ी लिखी है बेटा। तेरे पति ने तेरे पढ़े लिखे होने को अपने घमंड में दबा दिया था, लेकिन अब तू आजाद है उससे। तो घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दे। ऐसे तू कमा भी पाएगी और आराम भी कर सकेगी घर में। सही बोल रही हैं आप माँ। तो ठीक है, मैं अब ट्यूशन ही पढ़ाऊंगी। रोमा ने घर में ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चों को उसके पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद आने लगा और आसपास में सबके बीच बात फैल गई कि सभी रोमा से बड़े मन से पढ़ते हैं और उनके अंक भी अच्छे आने लगे। एक दिन रोमा की एक पड़ोसी शारदा रोमा से मिलने आती है। कैसी हो रोमा? अभी 8वां महीना है ना तुम्हारा? हाँ दीदी, भगवान की कृपा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बढ़िया, अच्छे से ख्याल रखो अपना। तुम बहुत हिम्मती हो। जिस तरह तुम पति के बिना भी इतनी मजबूती से डटकर खड़ी हो, सबके बस की बात थोड़े ही ना है। क्या करूं दीदी, मैं गरीबी में जीवन बिता रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को अच्छा जीवन देना है मुझे। उसको ढेर सारी खुशियां देनी है मुझे और अच्छे मुकाम पर पहुंचाना है। बिल्कुल, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। देखना, तुम्हारे बच्चे को तुम पर फक्र होगा। वैसे खुशखबरी है मेरे पास। क्या खुशखबरी है दीदी? तुम्हारे पढ़ाने के तरीके को सभी बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तुम अभी तो आराम करने की हालत में हो, लेकिन माँ बनने के बाद ढेर सारे लोग अपने बच्चे को तुमसे मनचाही कीमत पर पढ़वाना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी।
ऐसे तो मैं अच्छे से घर भी चला सकूंगी और अपने बच्चे के करीब रहकर उसे वक्त भी दे सकती हूँ। 1 महीने बाद रोमा को एक बेटी होती है। रोमा ने अपनी बेटी का नाम शक्ति रखा। रोमा अपनी बेटी को खूब अच्छे से पालती थी और ढेर सारे बच्चों को पढ़ाकर पैसे भी कमाती थी। शक्ति जब बड़ी होने लगी तो उसको समझ में आने लगा कि उसकी माँ उसके लिए कितनी ज्यादा मेहनत करती है और उसको कितना प्यार करती है। शक्ति जब 10 साल की हुई तब से ही वो बढ़िया कविताएं और गीत लिखना शुरू कर देती है। उसकी लेखनी बहुत अच्छी हो गई थी। वो 10 साल की उम्र से ही खास महिलाओं के महत्व पर, उनके जीवन पर और उनके हक की कविताएं लिखने लगी। हर कोई शारदा से उसकी बेटी की खूब तारीफ करता था। एक बार गांव में रहने वाले एक प्रोफेसर शक्ति से मिलने घर आए। अरे प्रोफेसर सर, आप आइए आइए बैठिए, कैसे हैं? मैं तो जी हमेशा की तरह बिल्कुल चंगा हूँ। आपकी बेटी शक्ति से मिलने आया हूँ। प्रणाम सर, कैसे आना हुआ? एक कविता लेखन प्रतियोगिता है जिसमें सर्वश्रेष्ठ कविता लिखने वाले को मुख्यमंत्री जी से इनाम मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस प्रतियोगिता में भाग लो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम बेस्ट रहोगी। पता है, उस प्रतियोगिता में आपके पति राहुल भी होंगे। वहाँ उनके ही लॉन में प्रतियोगिता होगी। क्या? तब मैं शक्ति को वहाँ बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि उस आदमी का साया इस पर पड़े। नहीं माँ, मुझे जाना है। पापा ने आपको तब छोड़ा था जब आप गर्भवती थी और हमारा हाल कभी जानने की कोशिश नहीं की। मुझे उनको दिखाना है कि मेरी माँ ने अकेले ही मुझे कितने अच्छे से पाला है और हम कितने खुश हैं। शक्ति ने शारदा को प्रतियोगिता के लिए मना लिया और खूब मन लगाकर तैयारी करने लगी। शक्ति, बच्चे तुम किस विषय पर कविता तैयार कर रही हो? ये तो सरप्राइज है माँ, लेकिन ये कविता मेरी अब तक की सबसे खास कविता होगी। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छा करोगी। कुछ दिनों के बाद आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ ही गया। लॉन में आते ही शारदा की नजर अपने पति पर पड़ी। उसको पुरानी बातें याद आने लगी, लेकिन शक्ति ने उसका हाथ पकड़कर उसका हौसला बढ़ाया। राहुल अपनी बेटी से नजरें ही नहीं हटा पा रहा था, लेकिन शक्ति ने उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा। प्रतियोगिता शुरू हुई और शक्ति अपनी बारी आने पर बोलना शुरू करती है। नमस्कार, मैं हूँ शक्ति। मेरी कविता सबसे करीबी इंसान को, मेरी भगवान को, मतलब मेरी माँ को समर्पित है। कविता का नाम है गरीब गर्भवती माँ। शक्ति ने बहुत ही कुशलता से अपनी माँ की मेहनत, उनकी हिम्मत, उनके प्यार और अपने पिता के धोखे को एक कविता के रूप में सुनाया। इस कविता में शक्ति ने अपनी माँ को अपनी असली शक्ति का दर्जा दिया। उसके गर्भ में से ही उसे अकेले पाला, बड़ा किया, मजबूत बनाया और ढेर सारा प्यार दिया। उसकी कविता सुनकर हर मौजूद इंसान बिल्कुल भावुक हो गया और लोग बिना रोके तालियां बजाने लगे। शक्ति की कविता को प्रथम पुरस्कार मिला। आपकी तालियां और पुरस्कार की असली हकदार मेरी माँ है। सही मायने में वही शक्ति है। बेटा शक्ति, हमें तुझ पर गर्व है। तू अपनी लेखनी के जरिए हर लड़की और औरत को शक्ति देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ कि आपको मेरी कविता अच्छी लगी। वैसे हमने एक खास फैसला किया है। हम तुम्हारी माँ को सर्वश्रेष्ठ माँ के पुरस्कार से सम्मानित करना चाहेंगे, क्योंकि वो ये पुरस्कार डिजर्व करती हैं। शारदा को भी वहाँ सर्वश्रेष्ठ माँ का पुरस्कार मिला और पीछे बैठा राहुल अपनी गलती पर पछता रहा था, लेकिन उसको ये समझ आ चुका था कि उसको अब कभी भी उसके किए की माफी नहीं मिल सकती। शक्ति अपने पिता के बगल से उसको देखे बिना गर्वेले अंदाज में अपनी माँ का हाथ थामकर पुरस्कार के लिए चली गई। राहुल वहीं बैठा पछतावा कर रहा था कि काश उसने अपनी पत्नी और बेटी को नहीं छोड़ा होता, लेकिन अब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी। सुंदरबन नाम का एक गांव था। उस गांव में सुधा नाम की एक महिला अपने पति मनोज के साथ रहती थी। मनोज शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था। उनकी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक सुधा को कोई औलाद का सुख नहीं मिला था।
और दूसरी तरफ मनोज किसी और लड़की से प्यार करने लगता है। अब मनोज घर में आकर हर छोटी बात पर सुधा से लड़ाई करने लगता है। एक दिन सुधा मनोज को खाना देती है और मनोज जैसे ही खाना खाता है वह सुधा पर चिल्लाने लगता है। ये कैसा खाना बनाया है? तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता क्या? जी, इसमें मेरी क्या खराबी है? ठीक तो बना है खाना। लेकिन मनोज खाना टेबल पर ही छोड़कर चला जाता है और दूसरी तरफ सुधा ये सोच रही थी कि आखिर मनोज को क्या हो गया है, ये मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं करते, हर बात पर गुस्सा क्यों हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद मनोज सुधा से बोलता है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। आप ऐसे नहीं कर सकते, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। मनोज सुधा की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन सुधा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। बेचारी सुधा अब बिल्कुल अकेली हो गई थी और अकेले ही घर में रहती थी। एक दिन वो काम कर रही थी और अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर से चेक करवाने पर पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। सुधा ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो घर आ जाती है। अभी फैक्ट्री जाकर मनोज को बताती हूँ, ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाएंगे और मेरे पास वापस आ जाएंगे। लेकिन ये सोचते ही उसे याद आता है कि मनोज तो दूसरी औरत के लिए उसे छोड़ कर गया है। अब मुझे अकेले ही अपने बच्चे का ध्यान रखना होगा। अभी सुधा ने घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दिया था, जिससे कि उसके घर का गुजारा हो रहा था। और कुछ महीनों बाद सुधा एक लड़के को जन्म देती है, जिसका नाम वो साहिल रखती है। साहिल बहुत शरारती था। कुछ समय के बाद साहिल स्कूल जाने लगता है। सुधा उसे स्कूल छोड़ने और शाम को उसे स्कूल से लेने भी जाती थी। बेटा, आराम से चला करो, मेरा हाथ पकड़कर चलो, इधर उधर भागना नहीं है। ठीक है माँ। एक दिन सुधा शाम के समय साहिल को स्कूल से लेने के लिए रोड के दूसरी तरफ खड़ी थी। साहिल अपनी माँ को देखकर भागकर अपनी माँ के पास आने लगता है कि दूसरी तरफ से एक गाड़ी आ रही थी और सुधा अपने बेटे को बचाने के लिए भागती है। सुधा अपने बेटे को बचा लेती है, पर उस दुर्घटना में उसकी एक टांग टूट जाती है और वह अपाहिज हो जाती है, जिसकी वजह से सुधा अब भारी सामान नहीं उठा पाती। सुधा एक दिन बाजार से कुछ सामान लेकर आती है और घर पर आकर बैठ जाती है और वो बहुत थक जाती है। तभी साहिल अपनी माँ को देखता है और बोलता है, माँ, मेरी वजह से तुम्हें ये चोट लगी है। नहीं मेरे बच्चे, ऐसे मत सोचो, तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। साहिल अब बड़ा हो गया है और उसकी अच्छी जगह नौकरी भी लग गई है। सुधा एक दिन अपने बेटे से बोलती है, बेटा, अब तो कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर ले, मुझसे अब और काम नहीं होता। मेरे लिए तो हमेशा मेरी माँ ही खाना बनाएगी। फिर उसकी माँ साहिल के लिए एक लड़की देखकर उसकी शादी कर देती है। लेकिन साहिल की पत्नी सरिता का बर्ताव अपनी सास के लिए कुछ ठीक नहीं था। वो हर छोटी बात पर सुधा से लड़ना शुरू कर देती थी और सुधा से बहुत काम भी करवाती थी। लेकिन सुधा ने कभी अपने बेटे को ये सब बताया नहीं था। एक दिन सुधा की तबीयत खराब हो जाती है और उसको बहुत खांसी हो गई थी। बेटा, मुझे एक गिलास पानी देना। लेकिन सरिता का कोई जवाब नहीं आता। वो अपने दोस्तों से फोन पर बात कर रही होती है। सुधा फिर से आवाज लगाती है, बेटी, जल्दी पानी लाना, मुझे सांस नहीं आ रहा है बेटी। ये बुढ़िया कभी भी आराम से बात नहीं करने देती है। और वो गुस्से में उसे पानी का ग्लास देती है। कुछ दिन बाद सरिता सुधा से बोलती है, कल घर पर मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं और उनके लिए सारा खाना आप बनाएंगी। अगले दिन सरिता के कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं और सुधा बेचारी उन सबके लिए सारा खाना बनाती है। सरिता की सारी फ्रेंड्स खाना खा रही थी। तभी सुधा सब्जी लेकर आती है और टेबल पर रखते समय सरिता की फ्रेंड पर गिर जाती है और उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं।
ओह माय गॉड, मेरी सारी ड्रेस खराब कर दी तुम्हारी इस अपाहिज नौकरानी ने। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तभी वहाँ साहिल आ जाता है और अपनी पत्नी सरिता को जोर से चांटा मारता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी माँ से ऐसी हालत में काम करवा रही हो, और तुम सब निकलो अभी के अभी इस घर से। जिसे तुम अपाहिज नौकरानी बोल रही हो, वो मेरी माँ है, इस घर की मालकिन। और साहिल सरिता की सभी फ्रेंड्स को घर से भगा देता है और अपनी पत्नी से भी उस घर से जाने को कहता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ही तुम्हारी ये हालत हुई थी, और आज मेरी ही पत्नी की वजह से तुम्हें इतनी बेइज्जती सहन करनी पड़ी। साहिल मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। माँ मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये अपाहिज शब्द सुनना पड़ रहा है। अगर तुम मुझे उस दिन नहीं बचाती तो तुम बिल्कुल ठीक होती, और मेरी पत्नी की वजह से तुम्हें इतनी बेइज्जती सहन नहीं करनी पड़ती। ऐसे मत बोलो बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। साहिल की ये बातें सुनकर सरिता की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सुधा से माफी मांगती है। माँ जी मुझे माफ कर दो, आगे से मैं आपके साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी, मैं आपको बहुत खुश रखूंगी माँ। फिर सुधा सरिता को माफ कर देती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, आपने अगर ये स्टोरी ध्यान से देखी है तो जल्दी से हमें बताइए कि सुधा की टांग कैसे टूटती है। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी स्टोरी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।